नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है दिल न माने हार और इसकी राइटर है फ़रहत ज़फ़र। ये एक नॉवलेट है और होपफुली कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते इस नॉवलेट को बगैर किसी देर के। उसके अंदर हर वक्त आग भरी रहती थी। एक पारा भरा था रूह में जो उसके अंदर गर्दिश करता रहता था। यही वजह थी कि टिक कर बैठना उसके बस में न था। बकौल अम्मी के उसके ननिहाल दुधिहाल किसी में भी कोई ऐसी हस्ती नहीं गुजरी थी जिस पर वो गई थी। फार कलीद और लाला से अक्सर इसी बात पर उसका फड्डा रहता था। जहाँ अम्मी उसके सामने लाला और फारकलीद की तारीफ़ शुरू करती कि तुम्हारे ही बहन भाई होते हुए कितने नरम खो और हलीम तिबा हैं, वहीं उसका पारा चढ़ जाता। अम्मी की गई तारीफ़ छोटे दोनों बहन भाइयों की शामत होती। कसूर अक्सर देखा जाए तो उमैमा का भी नहीं था। घर और हल्का अहबाब में शोला सिर्फ कहलवाने की वजह यह थी कि वो इंतहा दर्जे की साफ गो थी, लगी लिपटी रखने वालों में से नहीं थी। सच इस तेज़ी और दिलेरी से दूसरे के मुंह पर कहती थी कि दूसरे सच सुनने वाले के 14 तबक रोशन हो जाते थे। सच बोलने की आदत इस कदर पुख्ता थी कि वो सारे राज जो अम्मी दिल के नेहा खानों में छुपाने को कहती, वो जैसे ही कोई खाला फूफो तशरीफ़ लाती तश्ते इज़बाम कर देती। बड़ी खाला की कंसोइयाँ लेने की आदत और उमैमा की राज उगलने की आदत से कई बार बहनों में ऊंच नीच भी हो गई। जैसे ही पुप्पो या खाला बड़े प्यार से चमकारते हुए अब्बू के बारे में पूछती कि कोई फ़ोन या खत आया कि नहीं, वो सारी रिपोर्ट उगल देती कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के हाथों आई, इतने ड्राफ्ट आए, अम्मी ने उसके जहेज़ के लिए ये ख़रीदा और फ़लाँ चीज़ अब ख़रीदनी है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात जब पुप्पो को बता देती कि अम्मी ने आपके जाने के बाद आपकी शान में ये गुस्ताखी फरमाई, फिर जो उसकी दुर्गत बनती थी, अम्मी तो ज़बान के साथ साथ अक्सर हाथ का बेदरीग इस्तेमाल भी कर लेती थी। जबकि फारकलीद और लाला एक तो उसकी दुर्गत बनती देखकर बगैर टिकट का तमाशा देखकर खूब हंसते, ऊपर से मुंह भी कई दिन फुलाए रखते। बकौल उन दोनों के वो अम्मी को बहुत तंग करती थी, लिहाजा सज़ा के तौर पर बाइकॉट ज़रूरी समझते थे। 2-4 दिन तो वो सुकून से गुजार लेती थी, मगर फिर वही रूटीन शुरू हो जाती। हकीकत पसंदी साफ कोई जहर की हद तक सच बोलना और वो भी मुंह पर। इन सब खसूसियात ने उसे दोस्त अजीज़ व अकारब में मुंह फट का टाइटल दिलवा दिया था, मगर उस पर रत्ती बराबर असर न होता। इसी आदत की बदौलत वो अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश वर्किंग लेडी बनने के चक्कर में सिर्फ 1 साल में 8 मुलाजमतें कर चुकी थी। किसी नौकरी पे दोहर भेजकर खुद उमैमा ने लात मारी और कोई नौकरी ज़बरदस्ती उसकी हरकतों के सबब उससे छीनी गई। बड़े जोशो खरोश से इंटरव्यू देने जाती थी। बाज़ औक़ात तो इंटरव्यू के बाद वहाँ के लोगों को नापसंदीदा गर्दानते हुए दोबारा कॉल लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आने पर भी न जाती थी। घर से अलहदा इज़्ज़त अफजाई होती और कज़न्स में लाला लोगों के ज़रिए इत्तला इस तेज़ी से फैलती कि हर नए इंटरव्यू का रिज़ल्ट और हर नई जगह से नौकरी निकाला उससे पहले उन लोगों को पता होता था। मगर क्या किया जाता कि उमैमा बीबी की हकीकत पसंदी के सामने ये सब चीज़ें ज़ीरो थी। खैरियत, ये आज सुबह सुबह किधर की तैयारी है आपकी? उसे जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करता देखकर फारकलीद जो अभी जॉगिंग से वापस आया जाता पूछ बैठा। इंटरव्यू है एक जगह, बल्कि यूँ करो मुझे ठीक आधे घंटे बाद वहाँ ड्रॉप कर देना। इतला देने के साथ साथ उसे हुक्म भी जारी किया तो वो मुँह बसूर कर रह गया। वैसे ही आपकी 10वीं जॉब है या फिर? शरारत से कहते हुए उसने बात नामुकम्मल छोड़ी। अरे कमाल करते हो, आप ही के बारे में ही तो कहा गया है कि आप ही साडा शेर है, बस तुम लगाने की देर है। किताबें कॉलेज बैग में ढूंढती लाला ने भी बोलना ज़रूरी समझा था। उसके तारीफ़ी तौर पर कहे गए शेर के दूसरे मिसरे को फारकलीद ने हड़प कर लिया था। इस वक्त तो मैं जल्दी में हूँ, वापसी पर इंशाल्लाह तुम दोनों को इस शेर पर शुक्रिया के साथ साथ हौसला अफजाई का वो इनाम दूंगी कि याद रखोगे। इस्त्री का प्लग निकालते हुए उसने दोनों को घूर कर देखा और कपड़े उठाए गुसल खाने में घुस गई। फर्म बहुत बड़ी थी, वसीओ कुशादा रूम्स और 5 फ्लोर्स पर मुश्तमिल दफातर उस फर्म की अहमियत जाहिर कर रहे थे। फारकलीद उसे बेसमेंट पर ड्रॉप कर गया था। इंटरव्यू के लिए दी गई जगह न्यूज़पेपर में दिए गए इश्तिहार के मुताबिक 3rd फ्लोर पर थी, लिहाजा उसने तेज़ी से 2-2 सीढ़ियाँ फलांगनी शुरू की। इस बार उमैमा ने पक्का तहिया किया हुआ था कि ये जॉब ज़रूर करनी है। वैसे भी जॉब के लिए दी गई डिमांड्स पर वो 100% पूरा
उतरती थी और फिर सुबह अम्मी ने उसे तवील लेक्चर नाश्ते के साथ ही हजम करवाया था कि एक जगह टिक कर जॉब कर लो, अब कि अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो फिर अब्बू को तुम्हारी कार्यकर्दगी के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। अम्मी ने अच्छी तरह बावर करवा दिया था कि यह आखिरी मौका, इसके बाद उसे दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। आज तो कोई कैसा ही सवाल क्यों ना करे, मैं टोकूंगी नहीं। दिल ही दिल में मसमम इरादा किए वो वेटिंग रूम में पड़े सोफे पर बैठ गई। कोई भी फ़िलहाल उम्मीदवार आता नहीं दिख लगता था। मुसलसल बैठे बैठे उसकी टांगें शल हो चुकी थी। 11 बज चुके थे और इंटरव्यू का दूर दूर तक पता ना था। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई थी। कितनी इमरजेंसी में वो लाला को ज़बरदस्ती ले जाकर बुटीक से पिंक कॉटन का सूट लाई थी। सुबह 2 घंटे लगाकर इस्त्री किया था। कल्फ वाला सूट होने की वजह से मुसलसल बैठने से सारी शर्ट का सत्यानाश हो गया था। यूँ लग रहा था जैसे किसी घड़े से निकाल कर पहन कर आई हो। दूसरी ख़वातीन का भी यही हाल था। जिन्होंने मेकअप किया हुआ था वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली शक्ल में आ रही थी कि कमरे में लाइट ऑफ होने और एसी बंद होने से जो कोहराम मचा था वो पसीना पसीना कर रहा था। सबको पसीने से मुंह पर शेड्स आ चुके थे। उमाइमा को कोफत होने के साथ उन सब के हुलिये देखकर हंसी भी आ रही थी। अब तक उसे वहाँ मौजूद तमाम लड़कियों के हालात अजबर हो चुके थे। सब किसी न किसी मजबूरी के तहत मुलाजमत की ख्वाहिशमंद थी। मिस यास्मीन 6 बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते बाप की तवील अलालत के बाइस पढ़ाई दरमियान में छोड़े जॉब की तलाश में थी। कोने में बैठी जर्द जर्द सी रंगत वाली अनीका को शादी के 1 हफ्ता बाद ही तलाक हो गई थी। बाप का साया तो पहले ही सर पर ना था। अब तलाक का दाग लगने पर भाई भावजों के लिए उसका वजूद नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। दाएं तरफ बैठी रेहाना के बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। नई बीवी ने पहली बीवी को एक जवान बेटी समेत घर से खारिज कर दिया था। माँ का सहारा बनने के लिए वो इधर उधर हाथ पाँव मार रही थी। सिर्फ उमाइमा ही वो वाहिद उम्मीदवार थी जो शौकिया ख्वार हो रही थी। मिस यास्मीन अल्लाह अल्लाह करके अंदर से पुकार आई। मिस यास्मीन कौन है? हुलिये से ही चपरासी टाइप चीज़ लगती थी। यस, यास्मीन जो उमाइमा के साथ ही बैठी थी पर्स कंधे पर डाले फाइल हाथ में पकड़कर खड़ी हो गई। ये अपना हुलिया देखा है आपने मिस साहिबा? इस हुलिये में अंदर जाएंगी? पैनल के सामने इंटरव्यू के लिए आना ही था तो कम से कम ड्रेसअप होकर आती। चपरासी टाइप बंदे ने सर से पांव तक यास्मीन का बगौर जायज़ा लिया और फिर इस्तज़ाइया फरमाया तो पीले रंग के सादा सूट में मलबूस यास्मीन नदामत से कट कर रह गई। वो दरअसल सर मेरे पास मारे नदामत के उसके गले से आवाज़ ही ना निकल सकी, जबकि उमाइमा भड़क उठी। उसका बस न चल रहा था कि किस तरह उस चपरासी का मुंह तोड़ दे। ए मिस्टर सेक्रेटरी चपरासी, आप होश में तो हैं? ये यहाँ इंटरव्यू देने आई है, किसी फैशन शो में नहीं। वैसे भी आपका इससे क्या ताल्लुक़ है कौन कैसा ड्रेस पहनता है? आप कौन होते हैं तनकीद करने वाले? महिमा के यूँ एक ही सांस में खबर लेने पर वो सटपटा उठा। शायद मौसूफ के वहमो गुमान में भी ना था कि कोई उसको भी आंखें दिखा सकता है। सारी लड़कियों को अपनी दुर्गत बनने पर मुस्कुराता देखकर एक बार फिर उसकी अनार मर्दानगी पर ज़रब लगी। देखिए मिस, आप आराम से बैठी रहे। आप ड्रेसअप हैं अच्छी तरह, आपसे मैंने नहीं कहा। अगर आपकी ख्वाहिश है यहाँ जॉब लेने की तो फिर चिपकी बैठी रहिए। अब के सेक्रेटरी साहब ने मारे जोश की अपनी अहमियत जाहिर करने के लिए उमाइमा को डराकर ये वाज़े करना चाहा गोया कि जॉब देने ना देने में उन्हीं साहब बहादुर का अमल दखल हो है। मैं क्यों आराम से बैठूं? अच्छे कपड़े पहनने का मशवरा दिया जा रहा है। क्यों? किस लिए? इसलिए ताकि वो बन ठन कर आएँ और आप अपनी आंखें सेंक के आपके कलेजे में ठंड पड़े। यही बात है मिस्टर XYZ। और हाँ, ये तड़ी किसको दे रहे हैं जॉब ना देने की? अपनी जॉब की खैर मनाइए मोहतरम, ये ना हो कि आप ही चले बने। कहाँ हैं आपके डायरेक्टर साहब? मैं उनसे बात करती हूँ। आपको यहाँ ड्रेस चेक कर रखा हुआ है ताकि हर आने वाले को जलील करें। एक अदद बौतीक भी फॉर्म में फी सबीलिल्लाह खोल ले ताकि इंटरव्यू के लिए आने वाली उम्मीदवार को एक अदद जोड़ा मुफ्त फराहम करें। चलो यास्मीन, ये कहकर उसने झटके से यास्मीन का बाजू खींचा और बाकी लोगों को इशारा करती हुई GM के ऑफिस की तरफ बढ़ी। उन सबको अपने जुलों में लिए आंधी की तरह ऑफिस की तरफ पेशकदमी करते देखकर सेक्रेटरी साहब तो गोया बेहोश होने वाले थे। प्लीज़ मिस, आई एम सो सॉरी, आप अंदर मत जाइए, पीछे हटो, अभी पता चल जाएगा कौन क्या है। उमाइमा उसे नज़रअंदाज करके तेज़ी से ऑफिस का ब्लैक ग्लास डोर झटके से खोलकर घड़ाप से अंदर घुस गई। बाकी सारी लड़कियों की फ़ौज भी उसके हमरा अंदर घुस गई। हारून, ये बाहर शोर कैसा है? और फिर अभी तक इंटरव्यू के लिए खातून भी अंदर नहीं आई? इब्राहिम साहब ने, जो कि फर्म के MD और मालिक भी थे, हारून ख्वाजा से पूछा। कबल इसके कि वो कोई जवाब देते दरवाज़ा ज़ोर से खुला और इंटरव्यू के लिए आई हुई लड़कियों का ग्रुप अंदर आन खड़ा हुआ।
जी बीबी, क्या मसला है? आप बाहर तशरीफ़ रखिए और इंटरव्यू के लिए अपनी बारी आने पर तशरीफ़ लाइए। हारून ख्वाजा ने खड़े होकर मतानत से कहा। जी थैंक यू आपकी इस पेशकश का, मगर अब हम बाहर नहीं बैठेंगे। हम लोग वापस जा रही हैं, मगर जाने से पहले एक वजाहत कर दे तो अनायत होगी। उमैमा ने तनक कर हारून को देखते हुए कहा। जी फरमाइए। आप प्लीज़ ये बता दें कि आपकी फ़र्म को वर्कर्स चाहिए या मॉडल्स? उसने चुभता हुआ सवाल किया। एक लम्हे के लिए तो हारून भी सटपटा उठे, मगर फिर खुद पर काबू पाकर मजबूत लहजे में गोया हुए। मेरा ख्याल है आपने न्यूज़पेपर में इश्तिहार गौर से नहीं पढ़ा। हमें वर्कर्स की ज़रूरत है। उन्होंने लव वर्कर्स पर खासा जोर दिया तो उमैमा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट कूद के आई। जी, हमने इश्तिहार भी गौर से पढ़ा है और हमारी यहाँ आमद भी इसी सिलसिले में है, मगर हम लोग शायद आपकी डिमांड पर पूरा नहीं उतरती। आपको शायद वर्कर्स कम मॉडल ज़्यादा की तलब है। थोड़ी जहमत और कीजिएगा। न्यूज़पेपर में दोबारा ऐड दे दें कि हमारी डिमांड MSc कंप्यूटर साइंस और दफ्तरी मामलात पर अबूर रखने वाली ख़वातीन नहीं, बल्कि अदाएँ दिखाने वाली और बन ठन कराने वाली लड़कियाँ हैं। और अपने इस मिस्टर बोंगे को थोड़ी सी तमीज़ सिखा दे, या मुझे थोड़ा सा टाइम दे ताकि इसे पहला सबक अभी सिखा दूँ। उमामा ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा और आखिर में सेक्रेटरी की तरफ इशारा करके कहा, चलो यास्मीन, यहाँ हमारा कोई काम नहीं। तल्खी से कहते हुए उसने जाने के लिए कदम बढ़ाए। ठहरिए मिस। इब्राहिम साहब और खुर्शीद साहब, जो अभी तक खामोशी से बैठे सारा कुछ देख और सुन रहे थे और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे, बैक वक्त इकट्ठे बोल उठे। हारून अभी तक उसके सख्त अल्फाज में उलझे खड़े थे। आप बैठिए मिस, और आप बाकी लोग बाहर जाकर तशरीफ़ रखिए। उसे बैठने का इशारा करते हुए इब्राहिम साहब ने बाकी लोगों को बाहर जाने का कहा और फिर मुनीर अहमद की तरफ मुड़े। मुनीर अहमद, तुमने उनसे बदतमीज़ी की है। तुम्हें इतनी इजाज़त किसने दी? तुमसे सिर्फ नाम अनाउंस करने को कहा गया था। एक्सक्यूज़ मी सर, बदतमीज़ी मेरे साथ नहीं, मिस यास्मीन के साथ इसने की है। मेरे साथ करके इसने जाना कहाँ था? आज तो बच गया है, फिर कभी हत्थे चढ़ा तो ऐसा कराटे का वार करूँ दूंगी कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो जोश से उठ खड़ी हुई, जबकि इब्राहिम साहब और खुर्शीद साहब के साथ हारून भी बेख्तियार मुस्कुरा दिए। मुनीर अहमद का रंग चेहरे से उड़ता जा रहा था। चलो मिस यास्मीन से सबके सामने माफ़ी मांगो अपने रवैये की, और फिर तहरीरी तौर पर माफ़ीनामा लिखो। जी बेटा, आप बताइए, अब क्या इरादा है आपका? हम लोग भी माजरत ख्वाएं कि ये बदमज़गी हुई। मुनीर अहमद के बाहर जाते इब्राहिम साहब ने मुशफ़िक़ लहजे में उससे कहा, मेरा ख्याल है उन्हीं से इंटरव्यू शुरू कर लिया जाए, पहले ही टाइम ज़ाया हो चुका है। इंटरव्यू की भी ज़रूरत नहीं, मेरा ख्याल है नाम पूछ लें। उनकी खूबियों के तो हम मौतरफ़ हो ही चुके हैं। खुर्शीद साहब के कहने पर हारून ने भी राय दी। जी, मुझे उमैमा कहते हैं, उमैमा चौधरी। डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही हैं। वाह, अपनी तरह नाम भी खूब है। हारून ने दिल ही दिल में दाद दी। ओके, हम आपको मतला कर देंगे इसी वीक में। एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। पर्स उठाते उसने हारून ख्वाजा को पहली बार गौर से देखा, मगर उसे अपनी तरफ ही बगौर देखते देखकर जल्दी से खुर्शीद साहब की तरफ रुख फेरा। मुझे आप जॉब बेशक ना दें, मगर रेहाना, अनीका और यास्मीन को ज़रूर दे दें। वो लोग सख्त ज़रूरतमंद है इस वक्त। उसके सिफारिश करने पर उन तीनों ने बड़ी मुश्किल से खुद को संजीदा रखा और फिर उमैमा के बाहर निकलते ही तीनों बेसाख्ता कह के लगा उठे, वंडरफुल लेडी। बच्चियां ऐसी ही बोल्ड और बहादुर होनी चाहिए ताकि दुनिया में रहते हुए दुनिया में बसने वाले दरिंदों का मुकाबला कर सके और ख़ुद को दूसरे दर्जे की नहीं बल्कि अव्वल दर्जे की खातून समझकर एंजॉय करें। अगर मेरी कोई बेटी होती ना तो बिल्कुल ऐसी ही तरबियत करता मैं उसकी। इब्राहिम साहब ने खुले दिल से सराहा था उमैमा को। वाकई यार, ऐसी बच्चियां दूसरों के दिल में खुद ब खुद जगह बना लेती हैं। खुर्शीद साहब को भी नदर साहब को और बोल्ड सी उमैमा बेहद भाई थी। ये ले, इसके डॉक्यूमेंट्स भी देख ले। मोहतरमा खैर से हरफन मौला भी हैं। टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, ऑफिस इक्विपमेंट ऑपरेटिंग, इंटरकॉम ऑपरेटर, कंप्यूटर फैक्स ऑपरेटर। लगता है कोई हुनर छोड़ा नहीं। खैर से मास्टर इंग्लिश एंड हिस्ट्री भी के हैं। हमायूं ने सारे डॉक्यूमेंट्स बारी बारी पढ़ते हुए खुर्शीद साहब के सामने रख दिए। ओके, फिर तो ये तो इसी पोस्ट के लिए सूट करती हैं जिसके लिए तुम किसी जीनियस बंदे के मतलाशी थे। इब्राहिम साहब के साथ वो दोनों भी मुत्फिक थे। लगता है उन्होंने आपको चकमा दिया है। इतने दिन गुजर गए, अभी तक कॉल नहीं किया, वरना पहले तो इंटरव्यू के 1-2 दिन बाद ही रिजल्ट आज आशिकार हो जाता था आप पर। फारकलीत ने उसे बेदिली से आंखें मूंदे इजी चेयर पर झूलते देखकर छेड़ा। उन्होंने कौन सा इंटरव्यू लिया था आप ही का? फड्डा तो डाल आई थी वहाँ भी, दिल रखने को उनसे बातें करके बहला दिया। लाला भीर ने भी उसे छेड़ना फर्ज समझा। वैसे आप ही, एक मशवरा है, अगर आप गौर से सुने और अमल करें तो आपका भी भला होगा
और हमारा भी भला होगा। वो जवाब जो अब तक खामोश बैठी सुन रही थी, सीधी हो बैठी। क्या मशवरा है? आप ये जॉब का चक्कर छोड़िए, चंद माह बाद अब्बू आने वाले हैं। आप ऐसा करें, पिया के घर की तैयारी करें। आपको ये जो लड़ाने का शौक़ है, ये इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। आपकी शादी ऐसे घर करेंगे जहाँ 5-6 नंदे हों, वो भी लड़ाका बम्बार तैयारों की तरह, और इसी तरह की तोपनुमा सास भी हों। आप सारा दिन उनके साथ शर्ट के कफ टांगे ने तो नी तू करती रहिएगा। फारकलीत ने मशवरा देते हुए बाकायदा बाएं हाथ पर दाएं हाथ से ताली बजाते हुए फिर बाजू को बाहर निकालकर लाला की तरफ इशारा किया, गोया उसे प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। अपनी खैर बनाओ, ऐसी बीवी ढूंढ कर लाऊंगी तुम्हारे लिए कि ये बोलती बंद हो जाएगी। आजकल मैं ज़रूरत रिश्ता में इश्तिहार देने वाली हूँ कि हमें इकलौते भाई के लिए मुंह फट, हथ छठ, नकचड़ी, फुलझड़ी, बदतमीज़, गुस्ताख और बात बात पर शौहर को फैंटी लगाने वाली लड़की की ज़रूरत है। लड़की का हाथ उसके वज़न से ज़्यादा भारी हो, ताकि जब शौहर को मारे तो 4 दिन निशान न जाए। उमायमा ने अच्छी तरह दिल की भड़ास निकाली थी। कौन ऐसी माई की लाल होगी जो मुझे कुछ कह सके? फारकलीत ने ख्याली कॉलर झाड़े। आप अपनी फ़िक्र करें, जिसके हाथों रोज़ पिट कर बह बह करती यहाँ मेरे पास आया करेंगी। ओ बुढ़ी कीड़ी जेड़ी बंदे हत्थू पिटे, वो बीवी ही क्या जो शौहर से मार खाए? मामा ने बड़ा लहक कर गाया। ओ बंदा ही केड़ा जेड़ा बुढ़ी नू ना कर कुटे, वो शौहर ही नहीं जो बीवी को ना मारे। जवाबन फारकलीत ने भी बुलंद आवाज़ से गाया तो वो चिढ़कर उठ खड़ी हुई। मैदान छोड़कर भागा जा रहा है, लाला ने पीछे से नारा बुलंद किया तो वो उसे घूरते हुए बाहर निकल गई। अरे यास्मीन, तुम? लॉबी में ऑफिस के पहले ही दिन उसका टकराव यास्मीन से हो गया था और उसे वाक़ईतन खुशी हुई थी उसे वहाँ देखकर। शुक्र है आप आई। मैं और अनीका रोज़ाना आपको याद करती थी। हम दोनों भी हैरान थे कि आपको उन्होंने क्यों नहीं अपॉइंट किया, जबकि आपको तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था। वो तो कल हमें जीएम साहब ने बताया कि आपको जिस सीट के लिए सिलेक्ट किया गया है वो 1-2 दिन में अज़हर साहब के जाने के बाद खाली हो जाएगी, फिर आप आ जाएंगी। बातूनी से यास्मीन ने उसे तफसीलन आगाह किया। ओह, देर से अपॉइंटमेंट लेटर भेजने की वजह ये है, मायमा ने दिल में सोचा। अनीका किस सीट के लिए सिलेक्ट हुई है और तुम? वो एग्जेक्टिव सेक्रेटरी है और मैं इंटरकॉम ऑपरेटर के तौर पर, और अगर आप उस दिन मेरी साइड ना लेती तो मैं कभी भी जॉब हासिल न कर सकती। यास्मीन इंतहाई मशकूर थी उसकी। ओह कम ऑन डियर, मेरा कोई कमाल नहीं इसमें। जॉब तो जाहिर है तुम लोगों को अपनी सलाहियत के बलबूते पर ही मिलनी थी, मैंने तो कोई सिफारिश नहीं की। उमामा ने लापरवाही से कहते हुए इधर उधर देखना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम मिस साहिबा, परतपाक सलाम की आवाज़ पर बेसाख्ते वो पीछे की तरफ घूम गई और फिर मुनीर को मस्कीन सी शक्ल बनाए सामने खड़ा देखकर दबी दबी मुस्कुराहट बेसाख्ता उसके होंठों पर दर आई। कैसे हो मुनीर अहमद साहब? उसने भी जवाबन तपाक से ही जवाब दिया और हाल अहवाल पूछ डाला कि लाख गुस्से की तेज सही, मगर दिल की वो शुरू से साफ थी। अभी मुनीर अहमद के लिए उसके दिल में बाल बराबर भी रंजिश नहीं थी और ना ही उसकी साबका हरकत पर छाई मौजूद थी। आपको जीएम साहब ने तलब किया अपने ऑफिस में? जीएम के रूम तक तो मुनीर अहमद उसे गाइड कर गया था। अब अंदर जाते हुए उसे घबराहट हो रही थी। उस दिन न जाने में क्या कुछ उन दोनों सोबर से हजरात के सामने बोलती गई थी। न जाने उनमें से जीएम कौन था और एमडी कौन था, और वो तीसरा शख्स वो भी था किसी अच्छी पोस्ट पर ही होगा जो भी इंटरव्यू के लिए बैठा था। इंटरव्यू कम और जायज़ा ज़्यादा ले रहा था। उमायमा को उसकी अपनी तरफ उठी निगाहें याद आ गई। अरे आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? मुनीर अहमद जो कंप्यूटर सेक्शन की तरफ जा रहा था उसे अनुज दरवाजे से बाहर खड़ा देख मुतअज्जिब रह गया। वो दरअसल मुझे एक जानने वाली मिल गई थी कॉरिडोर में, इसलिए अंदर ना जा सकी। उसने बात बनाई और जल्दी से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा धकेलती अंदर दाखिल हुई। न जाने उसके हाथों का कसूर था या फिर वो दरवाज़ा ही गुस्ताख था जो इतने ज़ोर से चरचराया और फिर धड़ से बंद हुआ कि खुद उमायमा ने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। हाथ कानों की तरफ ले जाते ही हाथ में पकड़ी डायरी भी छम से फर्श बोझ हुई। डायरी उठाने के लिए थोड़ा सा झुककर दायां बाजू पकड़ने के लिए बढ़ाया तो कंधे वाला पर बैग डाला। बैग भी एहतजाजन ज़मीन बोझ हो गया। बैग की जिप भी एंड टाइम पर दगा दे गई और फिर कारपेट पर हेयर ब्रश, मिरर, मस्कारा, फारकलीत के रैक से चुराई हुई शैलो मसूद की कैसेट्स, अम्मी का ज़बरदस्ती
अथाया हुआ। जैस्मिन लाला की चॉकलेट का पैकेट जो वो सुबह सुबह उसके कॉलेज बैग से निकाल आई थी, सब के सब उसकी बदहवासी का कर्मनाक मंजर शो कर रहे थे। सॉरी सर। बगैर किसी की तरफ देखे उसने जल्दी से चीज़ें बैग में ढूंढनी शुरू की। ज़रूर इस कमीने फारकलीत की नज़र लगी है मुझे। सुबह ही सुबह कह रहा था बिजली गिराएंगी। बिजली तो क्या गिरानी थी, ये मनहूस चीज़ें खुद गिर गई हैं। धीरे से बुड़बुड़ाते हुए उसने सारी चीज़ें समेटी। ओह नो। खड़े होते ही उसे हैरतनाक झटका लगा था। सामने तो वो थर्ड पर्सन खुशमगी निगाहों से खड़ा उसे घूर रहा था। ये मौसूफ यहाँ जीएम के कमरे में फिर मौजूद है। खैर मुझे इनसे क्या लेना देना। दिल में उठते सवाल को ज़बरदस्ती होंठों पर दबाते हुए उसने कंधे को झटका। तशरीफ़ रखिए मिस उमायमा चौधरी। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी देखकर वो भी संभल गई। वैसे हैं ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक ये साहब। दिल ही दिल में उसने उसकी खूबसूरती को सराहा। आज के दिन आप सिर्फ विज़िट करेंगी, घूम फिर कर देखिए। कल से अलबत्ता आपका काम शुरू हो जाएगा। आप असिस्टेंट मैनेजर होंगी। इसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन के इंचार्ज भी आप ही होंगी। बाकी सारी रूटीन आप धीरे धीरे समझ आएंगी। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट एडमिन से रुजू कर सकती हैं। बरो मगर मतानत से भरपूर लहजा वो खुद ब खुद तवज्जो से सुनती गई। जैसे ही उसने बात ख़त्म की, उमैमा ने दिल में मचलते सवाल को लबों पर आने की इजाज़त दे दी। वो आपके जीएम साहब कहाँ हैं? उसके सवाल पर उसने बगौर उसका चेहरा देखा और फिर इंटरकॉम पर किसी को अंदर आने का ऑर्डर दिया। सिर्फ चंद लम्हों बाद ही यास्मीन उसके सामने थी। यस सर। यास्मीन को इतने मुअद्दिब होकर खड़े देखकर उमैमा हैरान रह गई। मिस यास्मीन, आप तो अब अच्छी तरह पूरे स्टाफ से वाकिफ़ हो चुकी हैं। आज के दिन मिस उमैमा को गाइड करें, स्टाफ से मिलवाइए, उन्हें उनका रूम भी दिखाइए, स्पेशली कंप्यूटर सेक्शन ज़रूर ले जाइए। ओके सर। आइए मिस उमैमा। यास्मीन ने उसके साथ चलने की दावत दी तो वो उठ खड़ी हुई। और हाँ मिस यास्मीन, इनको ये ज़रूर बताइएगा कि जीएम कौन है। उनके इस बात बल्कि हुक्म पर यास्मीन हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। ओके जाइए। उनके कहते ही वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उमैमा कसदन यास्मीन के पीछे रही। मुबादा के दरवाज़ा फिर उसकी शान में गुस्ताखी ना कर जाए। ये जीएम साहब कौन है? मुझे बुलाया तो उन्होंने था, मगर हदायत ये थर्ड पर्सन ने दी है। दरवाजे से निकलते ही सबसे पहला सवाल उसने यहीं उठाया। क्या मतलब? ये हारून ख्वाजा जो अंदर कमरे में थे यही है जीएम? यास्मीन के इस इंकशाफ पर वो चलती चलती एकदम रुक गई। ये थर्ड पर्सन ही? वो तो मैं क्या ऑल फॉल बकती रही हूँ, उन्हीं के बारे में दरियाफ्त करती रही हूँ। अपनी इस लाइल्मी और बेवकूफ़ी पर वो कट कर रह गई यास्मीन के सामने। अरे छोड़िए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लाइल्मी में हुआ है ये सब। और फिर सर ने तो आपको कुछ नहीं बताया? यास्मीन उसे खफत से निकालना चाहा। आइए मार्केट सेक्शन से शुरू करते हैं तारुफ। ये रहा आपका ऑफिस। यहाँ बैठे बैठे आप फर्स्ट फ्लोर पर कंप्यूटर सेक्शन से भी रब्ता कर सकती हैं और सेकंड फ्लोर पर सेल्स डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकती हैं। बाकी सब तो है ही इस फ्लोर पर। आप थोड़ी देर यहाँ तशरीफ़ रखिए, मैं ज़रा एक नज़र अपना काम देखा। आप तब तक ये तो फाइल पर नज़र डाल लें, कल से यही कुछ करेंगी। यास्मीन के जाते ही उमैमा ने अपना सर पकड़ लिया कि सुबह से बोंगियों पर बोंगियाँ मार रही थी। न जाने कितनी देर वो यूं ही सर पकड़े बैठी रहती कि यास्मीन चाय लिए वापस आ गई। चाय देखकर उमैमा को थोड़ा सा हौसला हुआ कि सर दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। ऑफिस की तरफ से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत की वजह से वो फारकलीत की मिनटों वाली झंझट से भी बची गई थी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ था कि यास्मीन के ज़रिए उसे सारी मालूमात मिल जाती थी। सुबह के वक्त दोनों पहले चक्कर में जाती थी, लिहाजा ऑफिस पहुंचने तक यास्मीन दोस्तों की तरह होती थी। मगर ऑफिस में पहुंचते ही उसका लहजा बदल जाता और उमैमा उसके लिए बॉस की हैसियत इख्तियार कर लेती थी। यास्मीन की ज़बानी उसे आगाही हो चुकी थी कि फ़र्म के असल मालिक इब्राहिम साहब हैं, खुर्शीद साहब एमडी हैं। हारून ख्वाजा इब्राहिम साहब के इकलौते बेटे होने के साथ साथ फर्म के जनरल मैनेजर भी थे। हाल ही में एमबीए करके लौटे थे और अब फर्म के ज़्यादातर करता ही थे, क्योंकि इब्राहिम साहब और खुर्शीद साहब एक नई मिल लगा रहे थे और ज़्यादा वक्त वहीं गुजारते थे। आज तो पापा कमाल हो गया है। आपकी चहेती मिस उमैमा ने स्टाफ के बहुत से बंदों को लाइन हाजिर किया है लेट आने पर। खाना खाते हारून ने इब्राहिम साहब को बताया।
रियली? इब्राहिम साहब ने खुश दिली से कहते हुए बेटे के चेहरे की तरफ देखा कि एक अरसे के बाद वो आजकल अपने बेटे के चेहरे पर वो रंग देख रहे थे जो इस उम्र में हर लड़के के चेहरे का हिस्सा होते हैं, वरना माँ की वफ़ात के बाद बिल्कुल दुनिया से कट कर रह गया था। पढ़ाई और फिर ऑफिस, यही दो काम ज़िंदगी का मकसद बनाए हुए थे। मगर अब वो नोट कर रहे थे कि जब से उमाइमा चौधरी ने ऑफिस में कदम रखा था, हारून भी ज़िंदगी की रानाइयों की तरफ लौट रहे थे। माई सन, वो सिर्फ मेरी ही चहेती है या फिर? शरारत से कहते हुए उन्होंने उसे देखा। दोनों बाप बेटे में दोस्ती भी बहुत थी। नहीं, वो अंकल खुर्शीद की भी लाडली है। फ़ोन पर मुझे हदायत करते हैं, देखो उसे कभी डांटना मत, वो बड़ी मेहनती और ज़हीन बच्ची है। फर्म के लिए समझो एक बाजू मिल गया। हाँ, ज़िद्दी और दलेर ज़रूर है। अगर किसी बात पर उलझे भी तो तुम नज़रअंदाज कर देना। वाह, उससे आए भी जुमा 8 दिन हुए हैं, इतनी अहमियत मिल गई। एक हम हैं, साल से दिमाग खपा रहे हैं, कोई शामिल नेकी नहीं, कोई हरफे शाबाश नहीं। हारून ने मजनूही गुस्से से कहते हुए इब्राहिम साहब के कंधे से प्यार के साथ सर टिकाया तो वो मुस्कुरा उठे उनकी इस हरकत और बात पर कि वो असल बात टाल गए थे। कोई बात नहीं बच्चों, बाप तो तुम्हारा हूँ, गुलवा कर ही रहूँगा कि वो तुम्हारे लिए क्या है। इब्राहिम साहब ने शरारत से कहते हुए हारून के बाल बिखेर दिए। आप ही, आपको ज़्यादा अरसा नहीं हो गया इस फर्म में जॉब करते? कहाँ तो 2-3 माह से ज़्यादा कभी आप टिकती नहीं थी, और कहाँ इतना लंबा क़याम। लाला ने नाखून फाइल करती उमाइमा को छेड़ा। तुम्हें क्या, मैं जितना चाहे मर्जी यहाँ पे काम करूँ, अपने काम से काम रखा करो। उसकी डांट पर वो मुंह बसूर कर रह गई। यहाँ लाला कौन है जी? फारकलीत ने धम से बेड पर बैठते हुए लाला का कंधा हिलाकर लाला ही से पूछा। वो चुप रही। मैं आख्या लाला कौन है जी? उनके फारकलीत ने फिर लाला से यही सवाल पूछा। तो नेल फाइल करती उमाइमा उनकी तरफ मतवज्जो हुए बगैर न रह सकी। मिस उमाइमा, प्लीज़ इनको मिस लाला के बारे में बता दें। ये ज़रूर बताइए कि मिस लाला कौन है। लाला ने संजीदगी से उमाइमा को मुखातिब किया तो वो एक पल में उनकी शरारत समझ गई। वो उसी की नकल कर रहे थे। गलती उसकी अपनी थी कि वो ऑफिस में पहले दिन का हारून साहब को ना पहचानने वाला किस्सा उनको मन बता चुकी थी। तुम दोनों ठहरो ज़रा, मैं अभी अम्मी को बताती हूँ। हम तो अभी ठहरेंगे, आप अपनी खैर बनाइए। आप अब यहाँ नहीं ठहरेंगी। फारकलीत की इस बात पर वो चौंक उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि 6 नंदे, एक टैंक नुमा सास, और फिर तो तू मैं अब के लाला ने जवाब दिया तो उसकी छठी इस जाग उठी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। उन दोनों से पूछना। आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ था, मगर वैसे पता कैसे चलता कि बात क्या है। लो जी, ये तो गई काम से। अभी से डायलॉग्स सोचना शुरू हो गई, जिनसे जाते ही नंदों पर हमला आवर होंगी। ऐसे आप भी फिक्र ना करें, मैं हफ्ता में एक बार गली में होने वाली बुआ नज़ीरा और उसकी बहू की लड़ाई देख लिया करूँगा। उनके मुकाल में आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिख कर अरसाल कर दिया करूँगा। बस एक रट्टा लगाने की देर होगी, फिर आप बनेंगी बाबरा की पड़ोसन। फारकलीत ने उसे चुप बैठे देखकर छेड़ा और साथ ही मुफ्त मदद करने की पेशकश भी की। तुम यूँ ही बकवास करते रहना, कभी काम की बात भी कर लिया करो। अब के वो चिढ़ उठी। काम की बात यह है कि 3 अदद प्रपोजल्स आए हुए हैं, बल्कि अम्मी की मुट्ठी में है। अब्बू के आने की देर है, आप होंगी और बैंड बाजे। फारकलीत उससे ज़्यादा बाखबर था। उसे हैरत हुई थी और वो खुद कितनी बेखबर थी। दरवाजे पर दस्तक से वो सर उठाकर दरवाजे की तरफ मतवज्जे हो गए। यस कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। बॉटल ग्रीन शर्ट, वाइट शलवार और वाइट ही दुपट्टे में बालों को सब रबर बैंड में जकड़े, मेकअप नामी किसी नए से पाक उसका रोशन और सभी चेहरा उनके सामने था। वह एहतरामन उठ खड़े हुए। आइए मिस उमाइमा चौधरी। खुद पर संजीदगी और लातलकी की दबीज तह चढ़ाया। ऑफिशियली मुस्कुराहट के साथ उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी सीट संभाल ली। ये पीसी को ज़रा चेक कर लें प्लीज़, स्टक हो गया, कोई कमांड एक्सेप्ट नहीं करता। शायद हार्ड डिस्क में फॉल्ट है। आज़म चीमा ने सुबह देखा था, वो तो कह रहा है कि फॉर्मेट हो गई सी ड्राइव। आप भी तो एक्सपर्ट हैं, शायद आप गलती पकड़ लें कि कहाँ गड़बड़ हुई है। तफसील से उसे आगाह करके उन्होंने साथ ही उस पर जिम्मेदारी भी डाल दी। गोया कंप्यूटर को रनिंग कंडीशन में लाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। ओके सर, मैं देखती हूँ, एतमाद से कहती हुई वो पीसी के सामने चेयर पर आ बैठी। कीबोर्ड पर तेज़ी से चलते उसके हाथ हारून को बरता हैरत में डाल रहे थे। पीसी को कोल्ड बोट करके चंद लम्हों के लिए रुकी थी। हारून ख्वाजा को बिल्कुल अपने सामने खड़े देखकर वो न जाने क्यों घबरा उठी। इतनी बोल्ड होकर खुद से घबराता देखकर वो न जाने क्यों मुस्कुरा उठे थे। हमें भी कुछ बताती जाइए, हम भी मुस्तफ़ीज़ हो जाएं। आपकी आम से ये फ़ायदा तो हुआ है कि कंप्यूटर सेक्शन के आए दिन के प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं।
न जाने तंज था या सताइश, वो उनके लहजे से कुछ भी न समझ सकी थी। उनके वजूद से उड़ती वन मैन शो की मशहूर कुन खुशबू उमायमा के काम में रुकावट बन रही थी। तौबा, क्या हो रहा है, इतनी कमज़ोर तो नहीं हूँ मैं, खुद को सर्जनिश करते हुए उसने दोबारा नज़रें स्क्रीन पर जमा दी। इनफैक्ट हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है। इससे पहले आप अगर ब्लैंक फॉर्मेटेड फ्लॉपी ड्राइव ए में इंसर्ट करके सिस्टम फाइल्स कॉपी कर लें तो बेहतर है। फ़िलहाल तो कमांड गलत दी गई है जो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए स्टक हो रहा था। ये लें, आप काम कर सकते हैं। उनको धीरे धीरे बताते हुए वो पीसी को दोबारा रन करने में कामयाब हो गई थी। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करवाने का मतलब बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप एक बिल्कुल नए कपड़े के टुकड़े कर दें या धज्जियाँ उड़ा दें। फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 1/4 रह जाती है। इंतहाई मशाकी से फाइल्स डायरेक्टर्स चेक करते हुए उसने मज़ीद बताया, बहुत अच्छे मिस उमायमा चौधरी, आप तो हमारी भी उस्ताद निकली। उनके मुँह से निकलने वाले ये तारीफ़ी कलमात न जाने कि उसे सर तपा खुशी दे गए। वो नहाल हो गई। ओके सर। उनका एक हाथ उसकी कुर्सी के बैग पर था और दूसरा टेबल पर जमा, और उन्हें बिल्कुल करीब पीसी की स्क्रीन के सामने झुके देखकर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। बैठिए प्लीज़, उसे जाने के लिए परतोलते देखकर उन्होंने जानबूझकर उसे ऑफ़र की। जी शुक्रिया, मैं चलती हूँ, अभी बहुत काम पड़ा है। न जाने कि उनकी गहरी बोलती आंखों के सामने वो रुक नहीं सकती थी। ठीक है, जाइए। आखिर उन्हें उस पर रहम आ ही गया। हालांकि वो काबिल रहम थी नहीं, वो तो दूसरों को नाको चने चबवा देती थी। उनसे न जाने क्यों घबराती थी। मेरा ख्याल है अब हमें तीसरा फ़र्द घर ले आना चाहिए ताकि कुछ रौनक हो जाए और हम भी घर को घर समझें। हारून को नहीं बेदिली से बार बार डिश के चैनल बदलते देखकर इब्राहिम साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। तीसरा फ़र्द कौन? स्क्रीन पर नज़रें जमाए उन्होंने लापरवाही से पूछा। मेरी बहू और तुम्हारी दुल्हन। इब्राहिम साहब के इतने इत्मीनान से कहने पर वो हैरान ही तो रह गए। ये तो आप यूँ कह रहे हैं जैसे बहू साहिबा दरवाजे से बाहर खड़ी हैं, बस मेरे कहने की देर है, आप झट अंदर ले आएंगे। वो शरारत से गोया हुए। तुम हाँ तो करो, मैं झटपट ना ले आऊँ तो कहना, उन्होंने दावे से कहा। फिर तो वाकई कुछ करना चाहिए। ऐसे कौन है जिसे आप सेलेक्ट कर चुके हैं? सेलेक्ट तो वही होगी जो तुम्हारे मन को भाएगी। हमारा क्या, कोने में पड़े रहा करेंगे। उनके यूँ कहने पर वो तड़प उठे। अगर ये बात है तो कोई भी यहाँ नहीं आएगी, वो हतमी तौर पर बोले थे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, असल बात तो फिर गोल हो गई। हाँ तो जनाब ये बताओ कि हुमायमा के बारे में क्या ख्याल है? बकौल खुर्शीद के अगर उसका कोई बेटा होता तो वो उस हीरा लड़की को कभी भी हाथ से न जाने देता, और मेरा ख्याल है कि मेरा बेटा है, लिहाजा क्यों ना इस हीरे को हम घर ले आएं। डैडी, आप अपनी राय दे रहे हैं या फैसला सुना रहे हैं? फैसला तो बेटा आपका होगा, हमारी तो सिर्फ राय होगी। मम्मा के बाद मुझे यूँ लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी सिर्फ आप तक महदूद है, मगर अब लग रहा है जैसे एक और वजूद है जो अपनी तरफ माइल कर रहा है। बाप के कंधे पर सर रख के वो दिल का भेद खोलते चले गए। वाह यार मेरे, तुम तो पक्के शायर निकले हो। तुम्हारी बात को तो कभी एक लफ्ज़ मोहब्बत बाप को तो कभी एक लफ्ज़ मोहब्बत का कहना ना आया। ये तुम किस पर गए हो? उन्होंने खुश दिली से उसे छेड़ा। मैं अपने बाप की जवानी के दिनों पर गया हूँ, वो भी जवाबन शरारत से बोले तो उन्होंने एक ज़ोरदार थप उसके शाने पर रसीद की और कहका लगा उठे। जी मिस उमायमा, एक हफ्ता की छुट्टी किस लिए? आपको इल्म है कि कितना काम रुक जाएगा अब, जबकि 2-3 पार्टीज़ भी आई हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने छुट्टी की दरख्वास्त अंदर भेजी थी और फ़ौरन ही उसकी तलब भी हो गई थी। इनफैक्ट मेरे फादर अमेरिका से आ रहे हैं और फिर शायद मेरी इंगेजमेंट भी इसी हफ्ते हो। बड़े हौसले से उसने मतला किया था। व्हाट? वो शशदर रह गए थे इस खबर पर। अभी कल ही तो डैडी से बात हुई थी और तय हुआ था कि वो जल्दी हुमायमा के घर जाएंगे। ओह नो, दिमाग में एकदम साए सी शुरू हो गई थी। हाथों में पकड़ी दरख्वास्त उन्होंने पेपर बेड के नीचे मरे मरे हाथों से दबाई। ठीक है, लेकिन एक हफ़्ता का मतलब है कि एक हफ़्ता, एक दिन भी मज़ीद नहीं। और फिर उसके रूम से बाहर जाते वो बेजान से होकर बैठ गए। वाह हारून ख्वाजा, बस इतने दिन की खुशी मिली थी, अभी तो सिर्फ इरादों और ख्यालों में बसेरा किया था। ये क्या ख्वाब ही नोच लिया क्या? डैडी को क्या बताऊंगा, शायद हमारी किस्मत में यूं ही अकेले रहना है। बहुत दर्जे मायूसी का शिकार थे। कमरे में घुटन मज़ीद बढ़ गई थी। गाड़ी की चाबियां उठाए वो लंबे लंबे डग भरते ऑफिस से बाहर निकलते गए। सॉरी अम्मी, मैं मेहमानों के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी सामने। मैं कोई कुर्बानी का बकरा नहीं हूँ कि आप मंडी में ले जाकर मुझे पसंद करवाएं। अगर किसी को मुझसे शादी करनी है तो करे, वरना ना सही। वो गुस्से में जो मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी। तुम दुनिया की लड़कियों से निराली नहीं हो, सबकी शादियाँ होती है और सब ससुराल वालों के सामने जाती हैं।
उसकी नई मंतक से सईदा बेगम चिढ़ उठी। जाती होंगी और जाती रहें, मगर मैं निराली ही हूँ। आप माओ ने ही ये रीत शुरू की है, खुद अपनी बेटियों को सेलेक्ट और रिजेक्ट की सनद अनायत करती हैं। पहले बेटियों को सजाकर पेश किया जाता है, फिर बहुओं के लिए डिमांड करती हैं। एक एक घर जाकर खा पी कर लड़की में कीड़े निकाल कर आ जाती हैं। कोई मोटी है तो कोई कद से छोटी नज़र आती है, किसी का रंग तवे जैसा काला लगता है तो किसी के दांत बड़े ऊंचे नज़र आते हैं, किसी की ऐनक लगने पर ऐतराज़ है तो किसी की आदतें चालाकी में शुमार कर दी जाती हैं। अगर कहीं कोई हूर नज़र आए तो बदकिस्मती से अक्सर वो किसी गरीब के घर में ही मिलती है। इसकी गुर्बत उसका ऐब बनती है। वो इंतहाई जली कुड़ी बैठी थी। ये तुम्हें हो क्या रहा है? मैं तो पछता रही हूँ तुम्हें खुली छुट्टी देकर। तुम्हारे अपने ही नज़रिए और ख्यालात हो गया। तुम ज़माने से हटकर कोई काम कर लोगी। उन्होंने झुंझलाते हुए उसे लिताड़ा। आप ही समझाइए अपनी साहिबजादी को, आपकी दी हुई शह की बदौलत ही ये बिगड़ी है। अब आए हैं तो खुद ही निपटाएं। संभालिए इसे, ये मुझे बहुत तंग करती। ले जाइए साथ ही अपने अमेरिका। भासी साहब को अंदर आता देखकर उन्होंने उसकी शिकायत की तो वो मुस्कुरा उठे। मैं तो जिस दिन से आया हूँ तुम्हें हर वक्त इसे डांटते डपटते ही देख रहा हूँ। इतने अच्छे ओहदे पर है हमारी बेटी, मगर घर में कोई कदर नहीं। मायमा के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए उन्होंने हमेशा की तरह उसकी साइड ली तो सईदा बेगम नाराज़गी का इजहार करती उठकर बाहर चली गई। मिस यास्मीन, आपका मिस हुमायमा से कोई राब्ता है? फाइलें तरतीब से रखती यास्मीन से उन्होंने सरसरी अंदाज से पूछा तो उसने पहले चौंक कर उनकी तरफ देखा और फिर किसी सोच से उसके होंठों पर धीमी सी मुस्कान उतर आई। कबल इसके कि यास्मीन उन्हें कोई जवाब देती, मिस अनीका ने इंटरकॉम पर हुमायमा की आमद की इतला दी। मिस यास्मीन, आप जाइए और मिस हुमायमा चौधरी को अंदर भेजिए। न जाने कि उनका लहजा बदल गया था उसकी आमद का सुनते ही, हालांकि अब तो वो हर हदो इख्तियार से बाहर निकल चुकी थी। उनकी दस्तरस ख्वाबों से कोसों दूर थी। वो दरवाजे पर हल्के से दस्तक देकर वो अंदर चली आई और वो हमेशा की तरह एहतरामन खड़े हो गए। धीरे से सलाम करती हुए उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। कैसी गुजरी छुट्टियाँ आपकी? अभी तो 2 छुट्टियाँ रहती हैं आपकी मिस हुमायमा। उनके हिसाब शुमार पर ज़रा सी चौंकी थी, मगर फिर नॉर्मल हो गई कि ये उसका वहम भी तो हो सकता था। ज़रूरी तो नहीं था कि जो वो महसूस करती थी वहीं बात हकीकत में भी होती। जर्द रंग की हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी वाले कॉटन के सूट में वो न जाने क्यों उन्हें फ्रेश नज़र आने के बजाय मुरझाई और सती सती सी लगी थी। हालांकि उसे तो खुश नज़र आना चाहिए था, मंगनी करवा कर आई थी। सर, मैं आज ही से दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। ये कहकर वो यूँ उठ खड़ी हुई जैसे वो यही कहने के लिए आई थी। आपको मुबारक हो मंगनी की, मेरी तरफ से भी और स्टाफ की तरफ से भी। न जाने किस दिल से उन्होंने मुबारकबाद दी थी। रस्में दुनिया तो निभाना थी, सो निभा दी। सर, मुबारकबाद देना फजूल है क्योंकि मंगनी हुई भी और टूट भी गई। जिस तरह उसने एक दिन मंगनी की इतला देकर उन्हें शजदर छोड़ा था, उसी तरह आज मंगनी टूटने की इतला देकर हक्का बक्का कर दिया था। बाखुदा उन्होंने कभी भी ये ना चाहा था। वो तो उसके लिए दुआ गो रहे थे। चंद सानिया उन दोनों के दरमियान सकूत तारी रहा। उसने बेमकसद 2-3 बार फाइल को मेज से इधर उधर किया, बल आखिर खामोशी को हारून ने तोड़ा। मिस उमैमा, अगरचे ये ज़ाती सा सवाल है, अगर आप पसंद करें तो जवाब दे दे वरना मत दे। जी, आप पूछिए। उनकी तवक्को के खिलाफ वो इतनी नरमी से बोली थी, वरना वो तो समझ रहे थे कि वो भड़क उठेगी ज़ाती सवाल कहने पर। इतनी कम मुद्दत में बात तय होना और फिर ख़त्म होना का सवाल वो समझ गई थी, इसलिए उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। लड़के वालों को मेरी एक शर्त नागवार गुजरी थी, इसलिए ये सिलसिला ख़त्म हो गया। और वैसे भी अगर लड़की वाले भी वैसी ही सोच के मालिक हो तो फिर मेरी तरह की लड़कियां इसी तरह बकौल मेरी वालदा के ना इधर की रहती हैं और ना उधर की। ऐसी कौन सी शर्त थी? उन्होंने मज़ीद हिम्मत की। सॉरी, ये मैं नहीं बता सकती, कोरेपन से जवाब देती वो फिर उनको सदियों के फासले पर खड़ी दिखाई दी थी। लिहाजा बेहतर यही था कि वो मज़ीद कुछ न पूछते। उमायमा, इधर आओ। अम्मी की पुकार पर वो किचन में ही उनके पास चली आई। बैठो। सब्ज़ी बनाते बनाते उन्हें ज़रा कि ज़रा अपना हाथ रोका और मुड़ा खाली करके उसे बैठने की जगह दी। उसकी तलबी और वो भी किचन में। वो समझ गई थी कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जिसे वो सिर्फ उससे करना चाह रही हैं। तुम्हारी कोई पसंद है? इतना ज़बरदस्त हमला था उस पर कि एक लम्हे के लिए वो साकित ही रह गई थी। अम्मी से दोस्ती ज़रूर थी, मगर इतनी भी नहीं थी कि यूँ डायरेक्ट ये सवाल। मैंने कुछ पूछा है? अब कि उसे उनका लहजा न जाने क्यों इंतहाई सख्त लगा था। आप ये क्यों पूछ रही हैं? उसने भी हिम्मत कर ही डाली थी। इसलिए कि सिर्फ तुम्हारी फजूल हरकतों और बेजा जिद की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथों से गया। बाप तुम्हारा साल बाद चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है। सारी जिम्मेदारी मेरे सर है। तुम्हें इतना पढ़ाने लिखाने का ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि अब तुम हर काम में नई मंतक निकालो। अगर अपने हक के लिए स्टैंड लेना कोई मंतक या कोई फजूल हरकत है तो फिर सॉरी,
मैं ये फजूल हरकत बार बार दोहराऊंगी और ये मंतक भी पेश करूंगी। अम्मी की सब बातों पर जवाबन वो भी सुलग उठी थी। रह गई बात पसंद नापसंद की, तो मेरे नज़दीक ये सब बकवास चीज़ें। आप पर अगर मैं कुछ ज़्यादा ही बोझ बन गई हूँ और आपको जल्दी है ये बोझ उतार फेंकने की, तो भी मेरी शर्त बदस्तूर कायम है। वो भी ज़िद की पक्की और मुँह फटी थी, कह गई। अपने अब्बू के सामने अपनी शर्त बयान करती तो उनको भी पता चलता इतनी ढील देने का। वो तो खुद फ़ोन पर कल हैरान परेशान थे कि अच्छी खासी बात तय होती, छोड़ कर गए हैं। लोग भी बहुत अच्छे थे। अपने हक के लिए स्टैंड लेना कोई मंतक या कोई फजूल हरकत है तो फिर सॉरी, मैं ये फजूल हरकत बार बार दोहराऊंगी और ये मंतक भी पेश करूंगी। अम्मी की सख्त बातों पर जवाबन वो भी सुलग उठी थी। रह गई बात पसंद नापसंद की, तो मेरे नज़दीक ये सब बकवास चीज़ें। आप पर अगर मैं कुछ ज़्यादा ही बोझ बन गई हूँ और आपको जल्दी है ये बोझ उतार फेंकने की, तो भी मेरी शर्त बदस्तूर कायम है। वो भी ज़िद की पक्की और मुँह फटी थी, कह गई। अपने अब्बू के सामने अपनी शर्त बयान करती तो उनको भी पता चलता इतनी ढील देने का। वो तो खुद फ़ोन पर कल हैरान परेशान थे कि अच्छी खासी बात तय होती, छोड़ कर गए हैं। लोग भी बहुत अच्छे थे। ये सिर्फ 2 दिनों में ऐसी क्या बात हो गई कि सारा मामला ही चौपट हो गया। सिर्फ तुम्हारी खातिर उमाइमा, मुझे ज़िंदगी में इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा उनसे कि लड़के ने इनकार किया मंगनी से। एक बार तो ऐसा मैंने कर दिया है, मगर अब दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। लाला भी तुम्हारे बराबर होगी, मुझे उसकी भी फिक्र है। तुम्हें अपना नहीं तो उसका ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी इन हरकतों से कोई उसे भी नहीं पूछेगा। और फिर ससुराल में इज्जत दौलत ये सब तो किस्मत का खेल होता है, मुकद्दर की बाजी होती है। कोई हारा हुआ जीत जाता है और कोई जीता हुआ हार जाता है। कभी शर्तों पर भी शादियाँ हुई हैं और फिर लड़की वालों की शराइत क्या हैसियत रखती हैं। गुस्से से बोलते बोलते उन्होंने एकदम अपना लहजा नरम कर लिया कि थी तो उनकी भी वो लाडली होनहार बेटी जिसने हमेशा हर मैदान में उनका सर फख्र से बुलंद किया था। अब न जाने क्यों इतने अहम मामले में वो उनके सामने आ खड़ी हुई थी। क्या बात करती हैं अम्मी, लड़की वाले कोई शर्त क्यों नहीं मनवा सकते? लड़की वाले आसमान से लिखवा कर लाते हैं कि वो जो मर्ज़ी शर्त गले में अंगूठा देकर लड़की वालों से पूरी करवाएं। अब वो ज़माने गए जब लड़की वाले अंधाधुंध आंखें बंद करके शर्तें तय करते थे, लड़के वालों को सर पर चढ़ा लेते थे। अब तो दोनों हाथ बराबर हैं। और फिर ये कोई ऐसी गैर शरई या गैर इखलाकी शर्त भी नहीं जो उनको नागवार गुजरी है। मेरा कसूर यही है ना कि आपके इनकार पर मैंने खुद फ़ोन करके उनको कह दिया था। उनके ज़हनी मेयार का अंदाज़ा इसी बात से हो गया कि अगले दिन इनकार कर दिया। अच्छा हुआ, खुदा ने बेहतर किया। उसने सच्चाई से तल्ख हकीकत को दोहराया तो सईदा बेगम का हलक तक कड़वा हो गया। बैठी रहोगी यूँ ही, उम्र गुजर जाएगी शर्तें मनवाने में। उन्होंने उसे डराना चाहा। गुजरती है तो गुजर जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपना बोझ उठा सकती हूँ। इसी बात ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया। क्या सारी ज़िंदगी इस फर्म में गुजार दोगी? उसकी बात पर उनको फिर तैश आ गया। इन बातों को छोड़िए अम्मी, आप सिर्फ मेरी तसल्ली कर दें। अगर आप मुझे कायल कर लें तो मैं पीछे हट जाऊंगी। जो मर्ज़ी फिर कर लीजिएगा, बस आप मेरे सवालों का जवाब दे दें। संजीदगी से कहते हुए उसने उनके हाथ से छुरी लेकर एक तरफ रख दी। बोलो, उन्होंने नीम रजामंदी से कहा तो वो मुस्कुरा दी। आप जब बाज़ार जाती हैं कपड़े लेने तो क्या वहाँ जाकर दुकानदार से सिर्फ ये कहती हैं कि कपड़े दे दें? नहीं, अगर कॉटन लेना हो तो कॉटन में मुख्तलिफ कलर्स वैरायटी देखते हैं, इसी तरह दूसरे कपड़े देखते हैं। उन्होंने सादगी से तफसीलन उसे बताया। यही तो चीज़ है जो लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। अगर हम आम जिंदगी में रोज़मर्रा की आम से आम चीज़ भी बग़ैर छानबीन किए, भाव ताव करवाए बगैर नहीं ले सकते तो फिर सारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कैसे? आप लोग सिर्फ 3 हाँ कहकर करवा देते हैं। हक महर, गवाहों के दस्तखत और नामुन शनाख्ती तक निकाहनामा ख़त्म नहीं हो जाता। कभी किसी ने जहमत किया कि निकाहनामे को पढ़ ही लें? निकाहनामे का मकसद सिर्फ ज़बानी कलामी हाँ कह देने से ही पूरा नहीं होता। इस पर मौजूद शराइत व ज़वाबित को काबिल गौर समझा जाए तो ये जो तलाक जैसे मकरूह फ़ेल तक नौबत पहुँचती है, ये कभी भी ना हो। अगर सिर्फ दोनों फरीकैन से हाँ कहलवाना ही निकाह है तो फिर निकाहनामे की ज़रूरत क्यों पेश आई? निकाहनामा क्यों बनाया गया? इसलिए कि पढ़ा और फिर अमल भी किया जाए। आपकी शादी को इतना तवील अरसा हो गया, आप निकाहनामे को अपने पास संभाले हुए हैं। आप प्लीज़ मुझे बता दें कोई एक पॉइंट, कोई एक शक कि निकाहनामे पर यह तहरीर है। आपकी जनरेशन ने तो ज़िंदगी गुजार ली, मगर हम तो ज़िंदगी बाशऊर कहलवा कर गुजारना चाहते हैं। ये कोई कभी या मकरूह फ़ेल नहीं है और ना ही इस पर हद बंदी की जा सकती है। इसलिए मैं बारिश का पहला कतरा ही सही इस बेशऊर ज़हन की धरती पर करूँगी ज़रूर। मुझे अपनी मैडम से किया कॉल
कभी भी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हारे हाथ में एक शमा जलाकर पकड़ा दी, इस शमा से मज़ीद शमें रोशन करना और फिर मज़ीद से मज़ीद रोशनी करते जाना तुम्हारा काम है। और गुस्ताखी माफ़, मुझे अंधेरों की दुनिया का बासी नहीं बनना और ना ही कहीं किसी मजलूम बहू का रोल अदा करना है। मुझे अपने हक़ और हकूक़ के लिए लड़ना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लड़ना चाहिए। ये मत जानिए कि फ़राइज़ से कोताही होगी, नहीं, फ़राइज़ तो सरे फहरिस्त है। हाँ, हकूक़ की जंग जारी है। सईदा बेगम हैरानी से चुप साधे उसकी बातें सुन रही थी। उनकी बेटी इतनी हसास और गहरी सोच की मालिक होगी, उन पर अब इंकशाफ हुआ था। वो तो महज उसकी ज़िद समझ रही थी और उमाइमा की ये ज़िद कि वो शादी से पहले निकाह नामे से अपनी शराइत मनवाएगी। उनके ख्याल में उसका दिमागी खलल था, मगर उसकी बातों ने उनकी आंखें भी खोल दी थी। बेटा, तुम अपनी जगह सच्ची हो, मैंने माना, मगर ये ज़माना कभी भी ये बात तस्लीम नहीं करेगा और ना ही इतना हक़ लड़कियों को दिया जाता है कि वो अपने बेहतर और कामयाब मुस्तकबिल के लिए ख़ुद कोई कदम उठाएं। इसलिए अब अगर किसी प्रपोज़ल पर हम मुतमईन हुए तो तुम प्लीज़ बेटा कोई ज़िद मत करना, हमें अपने फ़र्ज़ से सुरखरू होने दो। जब तुम हमारी स्टेज पर पहुँचोगी तो फिर ये सब कर लेना। वो उसे मतफ़क़ होते हुए भी कतई लहजे में बोली, सॉरी अम्मी, आप में और मुझ में यही फ़र्क है। मैं हालात के साथ नहीं बहूँगी, बल्कि हालात को अपने साथ चलाऊँगी। मैं खुद को किसी भी गलत रीत की भेंट नहीं चढ़ाऊँगी। वो भी कतियत से कहती हुई उठ खड़ी हुई। खुदा ही तुम्हारे हाल पर रहम करे। सईदा बेगम ने झुंझलाकर छीले हुए आलूओं को दोबारा छीलना शुरू कर दिया। मौसम तब्दील हो रहा था, लिहाजा वो भी मौसम की जद में आ गई थी। सख्त फ्लू की वजह से वो एक हफ्ता बिस्तर से ना उठ सकी थी। दफ्तर से बिल्कुल राब्ता कटा हुआ था, यास्मीन से भी कोई राब्ता ना था। मल्लाह की दौड़ मस्जिद तक, तो 4 दिन और रेस्ट कर लें, आपके बगैर उनकी मशीनरी जाम नहीं हो जाएगी। उसे ऑफिस के लिए तैयार होता देखकर फ़ारूक कलीद हस्बे आदत बोल पड़ा, तुम मशवरे छोड़ो, ऑफिस फ़ोन करो कि आज पिक कर लें। तौबा, मैं तो मशवरा देकर गुनहगार होता हूँ। इधर मैंने कुछ कहा, उधर आपने कोई हुक्म जारी किया। वो मुँह बनाता नंबर डायल करने लगा। कैसी हैं आप? छुट्टियाँ ज़्यादा करने लग गई हैं आप? खैर मतवक्का तौर पर वहीं सबसे पहले उससे टकराए थे और बड़े जोश से बोले थे, आपने कौन सा खैरियत मालूम कर ली? न जाने क्यों बेख्तियार उसके होंठों पर शिकवा दर आया। इरादा किया भी और तोड़ा भी कि न जाने आप क्या समझें। उन्होंने धीमी सी मुस्कान से उसे पुरशौक निगाहों से घूरते जवाबन कहा, तो वो उनकी निगाहों से घबरा उठी। कंप्यूटर सेक्शन में हर बंदा मुंतज़िर है आपका, और इधर उनकी बात अधूरी छोड़ने पर उसने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। इधर हम भी मुंतज़िर थे आपके, गमगीन लहजे से कहते वो तेज़ी से आगे बढ़ गए, जबकि उसे अपनी धड़कनों पर काबू पाना मुश्किल हो गया। यह अनीका नज़र नहीं आई। पहले तो एक आध चक्कर लगा लेती थी। लंच टाइम में वो अनीका की गैर हाजिरी का पूछे बिना न रह सकी, क्योंकि अनीका को कई बार वार्निंग मिल चुकी थी लेट आने पर। आपको नहीं पता? यास्मीन को उसकी लालमी पर हैरत हुई। नोटिस दिए जाने के बावजूद उसकी रूटीन तब्दील नहीं हुई थी, इसलिए उसे कल फारिग कर दिया गया जॉब से। व्हाट? इतनी सी बात पर इतना बड़ा कदम? उसे इख्तलाफ हुआ इस इक़दाम से। सर हारून बेहतर जानते हैं। यास्मीन ने कंधे झुकाए। तुम ठहरो, मैं अभी आती हूँ। लंच अधूरा छोड़कर वो ऑफिस की तरफ बढ़ गई। सर, आपने ये ज़्यादती की है। लेट आने की सज़ा कोई और भी तो हो सकती थी। जॉब से फारिग कर देना कहाँ का इंसाफ है? जाते हुए हस्बे आदत पड़ी थी। आइए मेरे साथ। उसने कभी उन्हें गुस्से में नहीं देखा था, न जाने उसकी तफ्शीश बुरी लगी थी उन्हें या वो कश्मकश में पड़ गई। चलिए। इंटरकॉम पर यास्मीन को मैसेज देकर उन्होंने उसे अपने साथ आने का इशारा किया और फिर मजबूरन वो चुपचाप उनके पीछे चलती गई। चौंकी तो उस वक्त जब पार्किंग से गाड़ी निकाली। आइए प्लीज़। फ्रंट डोर खोलकर उन्होंने उसे बैठने को कहा, मगर कहाँ? बैठते हुए उसने फिर पूछना चाहा। आप चलेंगी तो पता चल जाएगा। सख्ती से जवाब देकर उन्होंने तेज़ी से गियर लगाया और जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। जाइए मिस उमाइमा। अंदर जाकर सिर्फ एक नज़र गौर से देखा ही। गाड़ी कॉफ़ी शॉप के सामने रोकते हुए उन्होंने उसे अंदर जाने को कहा तो वो मज़ीद उलझ गई और फिर उस उलझन का सिरा अनीका को वहाँ मौजूद देखकर उसके हाथ आता गया। हारून की हदायत के मुताबिक सिर्फ एक सरसरी नज़र से उसने देखा था उसे और जल्दी से गाड़ी की तरफ पलट आई थी। मुझे ये दिखाने का क्या मकसद है? हारून ख्वाजा को खामोशी से लब भींचे गाड़ी ड्राइव करते देखकर वो तनक कर बोली, आपको एतराज़ था कि मिस अनीका को जॉब से फारिग क्यों किया गया। इस एतराज़ का जवाब तो ऑलरेडी आप जानती हैं कि वो पंक्चुअल नहीं थी, और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जो अभी आपको दिखाई है, मिस अनीका की डेली रूटीन यहाँ आना है। शायद ये राज ही रहता अगर एक दिन उनके घर से इमरजेंसी कॉल ना आती। मसूफ़ा ने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी और घर से ऑफिस आई हुई थी। ऊपर से किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये उनकी कि मैंने यहाँ ट्रेस कर लिया। अगरचे ये ज़ाती मामला है उनका, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे इरादे से मुंसलिक कोई भी शख्स इदारे से मुंसलिक
दूसरों के लिए कोफत या शर्मिंदगी का बाइस बने, और फिर ऑफिस के वर्कर्स से अनजान होते हुए भी मैं सबको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। उसे कोफत में मुब्तला देखकर उन्होंने सारी वजह बता दी तो एक बार फिर वो शर्मिंदा हो गई अपनी सोच और गलत रवैये पर। सॉरी सर, छोड़िए मिस उमाइमा, कैसी बातें करती हैं आप, वो धीरे से कहते उसे बहुत बुलंदी पर नजर आया। मामा बेटे, कल कुछ लोग आ रहे हैं, तुम ऑफिस से छुट्टी कर लो। अम्मी ने इतला देने के साथ साथ छुट्टी करने का हुक्म भी जारी किया था। कल तो अम्मी, मैं किसी सूरत भी छुट्टी नहीं कर सकती, नई फ्लॉपिन्स पर डेटा फीड करवाना है। वैसे भी रोज़ रोज़ की इस नुमाइश से मैं तंग आ चुकी हूँ। देखो मामा, अपनी ज़िद छोड़ो, बहुत अच्छे लोग हैं, अब तो मैं किसी सूरत भी ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दूंगी। न सास नंदों का झंझट है, न देवर जेठ का। अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। ऑफिस चली जाना, मगर लंच पर घर पहुँचना है हर सूरत। देखूंगी। उनको डटे देखकर उसने बेदिली से कहते हुए दोबारा तकिया उठाकर मुंह पर रख लिया। न जाने क्यों आंखों के सामने दो गहरी गहरी आंखें बार बार आ रही थी। सुनो यास्मीन, एक छोटा सा काम कर देना मेरा। एंट्रेंस पर बैठी यास्मीन को उसने कुछ सोचकर मुखातिब किया। जी ज़रूर, अगर मेरे लिए घर से कॉल हो तो मत बुलाना, कहना मीटिंग है और मैं बिज़ी हूँ। यास्मीन से कहकर यूं ही पलटी, सामने खड़े हारून को देखकर हैरान और शर्मिंदा हो गई। बुरी बात, झूठ नहीं बोलते, वो तो खुद उसे ऑफिस में मौजूद देखकर हैरान थे। उनके ख्याल में उसे लाजमन घर पर होना चाहिए था, कहीं ये जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रही। न जाने क्यों एक तेज सी उठी थी। वो आगे बढ़ चुकी थी। सर, आप ठीक तो हैं? उसकी पेशानी पर जमा कतरों और चेहरे के बदलते रंग देखकर वो घबरा उठी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप अपना काम करें। और फिर ऑफिस में वो काफ़ी देर रहे थे, जानबूझकर घर नहीं गए। मबादा के डैडी उसे कोई बुरी खबर ना सुना दे। मामा की देर तक ऑफिस में मौजूदगी उनके ख्याल को तकवीत बख्श रही थी कि उसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। ये ख्याल, ये सोच ही उन्हें मारे डाल रही थी। बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त का पहरा लगाए वो ऑफिस से निकले और घर को चले गए थे। उसके घर पहुंचते ही भौंचाल आ गया था। मैं उसे देखते ही शुरू हो गई थी। ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो शाम तक जारी रही? मैं सब समझती हूँ, ये सिर्फ तुमने मुझे तंग करने के लिए किया। क्या था अगर चंद लम्हों के लिए आ जाती? वो लोग ही बहुत शरीफ है जिन्होंने तुम्हारे ना आने पर एतराज़ नहीं किया। इतने पैसे वाले होकर कितने सादा और शरीफुल नफ्स हैं। मैंने तुम्हारे बाप को फ़ोन कर दिया, लड़के का फ़ोन नंबर दे दिया, अब वो जाने और उनका काम। सईदा बेगम ने दिल का गुबार निकाला। अम्मी, जब मैंने आपको मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ, फिर आप क्यों ऐसा समझती हैं? फ़कत मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है जिसे आप पूरा नहीं करती। खबरदार, जो अब तुमने निकाह नामे वाला शोशा छोड़ा। वो भड़क उठी थी। बहुत कर ली मनमानी तुमने, अब मैं देखूंगी तुम कैसे रंग में भंग डालती हो। ठीक है, आप अपनी करें, मैं अपनी करूंगी। उसे भी चिढ़ हो गई थी इस टॉपिक से। हारून, तुमने पूछा नहीं कि क्या जवाब दिया उन्होंने? मेरे ख्याल में तो तुम्हें हंगामा हल्ला गुल्ला करना चाहिए था कि आज तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हारी उनके घर हम लोग गए थे। इब्राहिम साहब ने उन्हें चुप देखकर छेड़ा। ऐसे आज ऑफिस में ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो तुमने 6 बजे तक उसे बिठाए रखा? कहीं फ्यूचर प्लान्स तो नहीं बना रहे थे? जवाबन वो फिर खामोश थे। ठीक तो हो माई सन? अब कि उन्होंने परेशानी से उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो लाचार वो ना चाहते हुए भी उठ बैठे। क्या रिस्पॉन्स था उनका? दिल का खदशा सवाल बनकर ज़बान पर आ गया। 100% पॉजिटिव। और फिर मदीहा भाभी और अपना यार खुर्शीद जो साथ था। खुशी से भरपूर लहजे में वो बोले थे, मैंने बता दिया था उनको तुम्हारे बारे में कि एक ही ऑफिस है, उमैमा भी वहीं जॉब करती है। हैरत की बात सुनो, उमैमा की वालदा ने उमैमा को इस बात से बेखबर रखने का कहा है। वो कॉल उनके वो अजीबो गरीब तबीयत की लड़की है। वैसे यार, ये पहली वालदा मौसूफ है जो बेटी की आदतों की मुनकशिफ कर रही थी, वरना माँ तो बेटियों की तारीफ़ें करके माफूकुल फितरत बना देती हैं। डैडी की बातों से थोड़ी सी ढार्स बंदी थी, मगर वहम और खदशात अपनी जगह मुस्लिम थे। मेरे भाई नहीं, प्लीज़ देखो, जो कहोगे वो करूँगी, नहीं बाइक के लिए आधे पैसे मैं दे दूँगी। वो तकरीबन घंटा से उन दोनों ढीठों की मिन्नतें कर रही थी कि लड़के वालों का फ़ोन नंबर उसे दे दे। अम्मी बाजार गई हुई थी, लिहाजा अच्छा मौका था। सॉरी, अम्मी के हाथों जलील किसने होना है? आप तो खट्टी मीठी सुनने की आदी हो चुकी हैं, मगर मेरा हाजमा ख़राब हो जाएगा। फारकलीत ने साफ जवाब दिया था। लाला प्लीज़ मेरे सारे सूट पहन लिया करना। उसने उसे रिश्वत पेश करनी चाहिए, मगर वो भी टस से मस ना हुई अपनी बेबसी पर। फिर साख्ता उसे रोना आ गया। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रो दी। वाह वाह, क्या सीन है मेजर। सेक्शन इंचार्ज साहिबा क्या धुआंधार रो रही हैं। इस सीन को तो ऑफिस में दीवार पर आवेजा होना चाहिए। फारकलीत के बोलने पर उसने सर उठाया। आप ही? सर उठाने की देर थी। फारकलीत ने तस्वीर खींच ली। अभी कल ही तो उसने और लाला ने उसकी मंगनी की तस्वीरें बनाने के लिए पेशगी रील डलवाई थी कैमरे में। बदतमीज़, मैं सारी रील ज़ाया कर दूंगी। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। उसको बेबस देखकर उन्हें न जाने क्यों अपनी प्यारी सी आपी पर बेख्तियार प्यार आ गया था।
वो कहाँ झुकने वालों में से थी। न जाने क्यों जिद पकड़ ली थी उसने। दे दो फारकलीत नंबर आप ही को। लाला ने भी उसके इरादे की तस्दीक की। एक शर्त पर मिलेगा फ़ोन नंबर। आप अम्मी को नहीं बताएंगे कि हमने आपको नंबर दिया है? उसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया तो लाला और फारकलीत ने कह के लगा दिए। कोई और वक्त होता तो वो उन्हें मज़ा चखा देती, मगर इस वक्त तो जान पर बनी थी। लिहाजा चपटा मारकर उसने फारकलीत से कागज़ छीना जिस पर नंबर लिखा था। वैसे आप ही, अगर आप यूं ही रुकावटें डालती रही शादी में तो फिर हम दोनों भी बेचारे कवारे ही फौत हो जाएंगे। फारकलीत ने दुख भरा लहजा बनाया तो वो मुस्कुरा दी। पहले तुम दोनों शादी करवा लो, मेरी तरफ से इजाज़त है, खुशदिली से कहती वो फ़ोन का दूसरा सेट उठाए अपने कमरे में आ गई। मुसलसल बैल जाने पर दूसरी तरफ किसी मुलाजिम ने फ़ोन उठाया था। मालिक से बात करवाने का कहने पर उसने किसी छोटे साहब को रिसीवर पकड़ा दिया था। हेलो। दूसरी तरफ से आती खूबसूरत गमगीन आवाज़ सुनकर न जाने कि उसे हारून का गुमान हुआ था। क्या बेवकूफ़ी, हर बंदे की आवाज़ उन्हीं से क्यों मिलती है। खुद को डपट कर वो दोबारा रिसीवर की तरफ मतवज्जो हुई। आपके घर से कुछ लोग हमारे यहाँ आए थे चंद दिन पहले। मेरी वालदा ने यकीनन आप लोगों से जिक्र नहीं किया होगा, मगर मैं आपको अभी बता दूं, मैं इस सूरत में शादी के लिए रजामंद हूँ। अगर शादी से कबल निकाहनामे पर दर्ज शराइत या पॉइंट कह लें बाहमी रजामंदी से मान लिए जाएं। अगर आपको ये बात मंजूर हो तो फिर मंगनी वाली रस्म या जो भी अगला कदम है वो उठाएं, वरना प्लीज़ माजरत, एक ही सांस में कहकर दूसरी तरफ से बगैर कोई जवाब सुने उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया, जबकि दूसरी तरफ मौजूद हारून को गोया कारून का ख़जाना मिल गया था। मिस उमायमा चौधरी, ये वो शर्त है जिससे आप एक अदद मंगनी तोड़कर मुझे खुशकिस्मत बना चुकी हैं। अरे हम तो सर के बल ये शर्त मानते हैं। रिसीवर हाथ में पकड़े वो यूं ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। अरे अरे, ये क्या, कोई लतीफ़ा सुन लिया जो यूं खड़े मुस्कुरा रहे हो? इब्राहिम साहब ने हैरानी से उन्हें देखा। मैं क्या बताऊँ मुझे क्या हो गया है। गफूर मुसर्रत से उन्होंने इब्राहिम साहब को दोनों बाजुओं के घेरे में लेकर घुमा डाला। मेरी बूढ़ी हड्डियों का क्या कसूर है? उनकी दीवानगी देखकर समझ गए थे कि कोई खुशी ही ऐसी मिली है जो उनके इतने डिसेंट बेटे ने संजीदगी का दामन छोड़ दिया था। और फिर अपने सारे खदशात और अब आने वाला उमायमा का फ़ोन, सारी तफसील उन्होंने बाप को सुना डाली। ओह, तो ये किस्सा था जो उस दिन नकली मीटिंग करके मेरी बेटी ऑफिस में बैठी रही और बरखुरदार भी वहाँ बैठे ये शोक मना रहे थे कि वो नापसंदीदगी की वजह से ऐसा कर रही है। सारा किस्सा सुनकर उन्होंने उसे छेड़ा तो वो खुशदिली से कहकर लगा उठे। मिस उमायमा, ये क्या? अपने सामने टेबल पर रखा उसका रिज़ाइन देखकर वो परेशान हो उठे। ये सर, मेरी वालदा का हुक्म है। उनके ख्याल में जॉब करने में से मैं ज़्यादा आज़ाद हो गई हूँ और मेरी दूसरी मर्तबा भी मंगनी होते होते रह गई है। लिहाजा बेहतर है मैं कुछ अरसा घर बैठ जाऊँ। बकौल वालदा साहिबा के मेरा दिमागी कीड़ा मर जाए। उसने हंसते हुए बड़े आराम से पूरी वजह बयान कर दी थी। वही पुरानी बात मिस उमायमा, आपकी शर्त क्या है और आपको कैसे पता कि वाकई मंगनी नहीं होगी? उन्होंने बड़ी मुश्किल से होंठ भींचकर आने वाली मुस्कुराहट का रास्ता रोककर सवाल किया। सर, इतना आला ज़र्फ़ कहाँ से मिलेगा जो शादी से पहले लड़की की शराइत मान ले और उसके हकूक़ तस्लीम कर ले? यहाँ लोग दावे तो कर सकते हैं, अमल नहीं। न जाने क्यों ये कहते उसका लहजा फीका पड़ गया था। वैसे भी सर, अब मैं इस फर्म में मज़ीद जॉब नहीं कर सकती। बोलते हुए न जाने क्यों दिल की हालत ज़बान पर आने लगी थी। उसकी आखिरी बात पर वो भी चौंक उठे थे। इस फर्म से क्या मुराद है आपकी? कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम है यहाँ? अपने रोशन और गहरी गहरी निगाहें उस पर जमाए उन्होंने पूछा तो वो सटपटा उठे। पूरी फंसी आज उमायमा, तकलीफ़ तो क्या होनी है, बस आपको देखकर जो एहसास दिल के नेहा खानों में पैदा होता है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी पर आशिकार हो। दिल ही दिल में खुद से मुखातिब उलझती हुई वो बेहद दिलकश लग रही थी। एक नज़र भरपूर उसे देखकर उन्होंने थोड़ा सा रुख फेरा। अपने जवाब नहीं दिया। इस फर्म को क्यों छोड़ना है? उसे चुप को मगो की कैफियत में देखकर उन्होंने सवाल दोहराया। सॉरी सर, मैं ये नहीं बता सकती। फिर वही सपाट लहजे वाली लापरवाह सी उमायमा बन गई थी वो। ठीक है बच्चों, कर लो मनमानियाँ, हम छीन लेंगे तुमसे ये शान ने बेनियाजी। वो दिल में हंसे। ओके, सुबह आइए आप प्लीज़, फिर गौर करेंगे इस मसले पर। लापरवाही से कहते हुए उन्होंने शान बेनियाजी से इस्तीफ़ा एक तरफ किया। जैसे ही हैंडबैग शोल्डर पर डालती वो ऑफिस की गाड़ी से उतरकर ऑफिस की तरफ बढ़ी। एक गाड़ी आहिस्ती से पास आ रुकी। मामा प्लीज़ आइए। हारून को फ्रंट सीट पर देखकर उसका दिल जल उठा। अभी सुबह ही तो अम्मी से सलवातें सुनी थी। न जाने कि उनको यकीन था कि लड़के वालों को इतने दिन गुजरने के बाद ना आने में दोबारा उसी की कोई कार गुजारी थी। लाला और फारकलीत ने उन्हें यकीन दहानी करवाई थी कि फ़ोन नंबर उसके पास नहीं था, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं। आइए जल्दी से। फ्रंट डोर खोले वो मुंतज़िर थे। आज क्या दिखाना है? आज तो मैंने कोई एहतजाज नहीं किया। न जाने क्यों खफा थी खुद से।
उनसे शाम की लाली, रात का काजल, सुबह की तकदीर हो तुम, चलता फिरता ताजमहल, सांस लेता कश्मीर हो तुम। पंकज उदास की गज़ल लगाकर एक नज़र रूठी रूठी उमायमा पर डाली। उन्हें कॉफ़ी हाउस के सामने गाड़ी रोकते देखकर वो चौंक उठी। गाड़ी लॉक करके उन्होंने उसे पीछे आने का इशारा किया तो वो भी तोहनो करहन पीछे चल पड़ी। सुबह की वजह से रौनक कम थी, फिर भी उन्होंने निस्बतन कोने में पड़ी टेबल का इंतखाब किया और वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर देकर वो उसकी तरफ मुड़े जो इतनी शराफत से बैठी थी। ऐसे उमायमा, मुझे हैरत है कि आप इतनी शराफत का मुजाहरा कैसे कर रही हैं। उनके शोख लहजे पर वो चौंकी थी, मगर फिर नॉर्मल हो गई और बदस्तूर खामोश रही। वेटर के कॉफ़ी रखते ही उन्होंने जेब में हाथ डाला। वो उन्हीं की तरफ मुतवज्जे थे। ये लें, फ़िलहाल तो फ़ोटो कॉफ़ी दस्तयाब हुई है, वो भी दूसरों के निकाह की। डैडी ही मांग कर लाए हैं किसी से कि उनकी होने वाली बहू बेगम मनवा लें जो मनवाना चाहती है उनके लाडले और बुरी तरह फंसे हुए बेटे से। निकाहनामा खोलकर उन्होंने उसके सामने फैलाया और ख़ुद भी थोड़ा सा झुके। महमा के गोया काटो तो लहू नहीं वाला हाल था। दिलो दिमाग में भौंचाल सा उठा हुआ था। लम्हे के 1000वें हिस्से में सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। ओह, फ़ोन पर मेरा वहम नहीं बल्कि यहीं थे बजाते खुद। शर्मिंदगी से उसकी पेशानियाँ अरकलूद हो गई। मैं क्या कुछ करती रही हूँ, ये फिर भी बेचैनी से उंगलियाँ मरोड़ती वो सोचे गई। इन हाथों पर क्यों जुल्म हो रहा है। उन्होंने थोड़ा सा आगे होकर अपने मजबूत गर्म हाथ से उसके दोनों हाथों को खोला। ये गवाहान हक महर तारुफ वगैरह तो सभी करते हैं, असल बात और असल काम तो नीचे दिए गए पॉइंट का है। वैसे मुझे मालूम है आपकी शराइत क्या होंगी। वो स्टार्ट हो चुके थे और निकाहनामे पर नज़रें जमाए उसे तंग करने के दर पे थे। आपको कैसे इल्म है, आपके पास अलादीन का चिराग है कि जो मेरी शराइत का पता है। वो उनकी बात पर चिढ़ उठी। ये हुई ना बात, क्या मुंह बनाकर बैठी हुई हो जैसे खुदा न ख्वास्ता को गुनाह कबीरा कर आई हो। अपना हक मांगने वाले लोग, खसूसन लड़कियां और स्पेशली एक लड़की तो मेरी जान है और मेरे डैडी की तो वैसे ही वो पहली मुलाकात से चहेती है। वो शोखी से गोया हुए। वो एकदम आपसे तुम पर आ गए थे और इनकशाफ भी कर रहे थे। जी तो क्या शराइत है डियर उमायमा साहिबा। मेरी कोई शर्त नहीं, वो संजीदगी से बोली तो वो मुस्कुरा उठे। मैं ना तो कम ज़र्फ़ हूँ और ना ही तंग नज़र, लिहाजा तुम जो कहोगे वो मंजूर होगा। अलबत्ता जवाबन मेरी भी 2 शराइत हैं। वो शोखी से गोया हुए। उनकी शराइत का सुनकर वो चौंक गई। निकले ना मर्द। तंजिया मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। अभी अभी मिलने वाली खुशी काफूर हो गई थी। पूछोगी नहीं क्या शराइत है। उन्होंने उसे जिज करना चाहा। आप बता दें, वो सपाट लहजे में बोली तो वो बड़े मुतमईन होकर हंसे थे। मेरी शर्त नंबर 1 ये है कि वो जानबूझकर रुके, उसकी बेचैनी देखकर मुस्कुराए। जी तो शर्त नंबर 1 ये है कि MBA मुकम्मल करना होगा तुम्हें। सारी रिपोर्ट मिली हुई है कि मैंने MBA अधूरा छोड़ा हुआ है। और दूसरी शर्त नहीं बल्कि दरख्वास्त है कि मुझ खाकसार की मौजूदा और अपनी मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हो जाने वाली फ़र्म को नहीं छोड़ो और ये इस्तीफ़ा रिजेक्ट किया जाता है। ये कहने के साथ ही उन्होंने हाथ में पकड़ा इस्तीफ़ा पुर्जे पुर्जे करके उसके कॉफ़ी के खाली मग में डाल दिया। अब अपनी शराइत यहाँ से पढ़कर पूरी करवा लो, ये ना हो बाद में मैं मुकर जाऊँ। आज वो सारी संजीदगी भूल चुके थे। या अल्लाह, इतने शौक। उमायमा ने दिल ही दिल में उनकी नज़र उतारी। मेरी कोई शर्त नहीं, मेरा ये सब कुछ कहने का करने का मकसद सिर्फ ये था कि जिसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है वो कैसे ज़र्फ़ का मालिक है। और आज मुझे खुशी है कि मेरी ये ज़िद मेरा मुस्तकबिल संवार गई। हमेशा की तरह सच्चाई से कहते कहते दिल की बात भी कह गई थी और वो सरशार होते चले गए। वैसे इस फर्म में जॉब ना करने की धमकी किस लिए दी गई थी। उनको अचानक याद आया। सच बताना, सच ये है कि आपके साथ अब काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल मरहला था। न जाने क्यों मेरा दिल मुझे धोखा देता था। नज़र झुकाकर सुर्ख होते इनकार और इकरार करती। वो उस समय उन्हें इतनी प्यारी लग रही थी कि वो ज़ब्त की कड़ी हद पर जा खड़े हुए। ये तो उठाइए। निकाहनामा तय करके उसने उन्हें पकड़ाया तो वो हंस दिए। सुनो मायमा, आज यहाँ अहद करो कि हमेशा यूँ ही हंसती मुस्कुराती सच बोलती रहोगी और मेरी आने वाली। उसने बेसाख्ता झिझक कर उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था कि वो अगली बात उनकी शरारत समझ गई थी। उठिए, फैलते जा रहे हैं। उस सोबर से बंदे को खुश देखकर उसने भी दिल में सुकून की लहर उतरती महसूस की। चलते हैं, जल्दी किस बात की है। अभी तो हमने अपनी सास अम्मी को भी इतला देनी है कि बेटी राह रास्त पर आ गई हैं, हमें शुक्रिया से नवाजिए। उनके छेड़ने पर वो झीम गई और चलने के लिए उठ खड़ी हुई कि बहारें उनके ताक़्क़ु में थी। एक खुशखबरी तो और सुन लो जो तुम्हारी नेकी ही शुमार होगी। हम बेचारे इस नेकी में भी कहीं शुमार नहीं होते। सुनाइए जल्दी से।
पर्स दोबारा टेबल पर रखकर वो फिर बैठ गए। मुनीर अहमद ने यास्मीन को प्रपोज़ किया और अनकरीब दोनों लाइफ पार्टनर बन जाएंगे। देखिए हमारी किस्मत कब जागेगी। आखिर में वो यासियत से बोले तो वो सुर्ख हो गए। उठ जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे कि यहीं के मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। उन्होंने इतनी बेसाख्तगी से बात पूरी की थी कि वो घबराकर नज़रें झुकाती चली गई कि हारून आज खुश रंग परिंदे हाथ में पकड़े थे और वो उनकी हमरा थी। तो ये था आज का नॉवलेट। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नॉवल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।